अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। आज कौन से मौज़ूआत पे हम बात करने वाले हैं, पहले मुख्तसरन आपको ये बताए देते हैं। आज जिक्र होगा जी पैका एक्ट का, जो सेनेट से भी मंजूर आज करवा लिया गया। पीटीआई अरकान ने अलबत्ता इस दौरान ऐवान में हंगामा आराई की, जबकि सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया। अब ये जो सहाफ़ी हैं ये बहुत सारे शहरों में बहुत सारी जगहों पर हमें एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस एहतजाज के अंदर, इस आवाज़ के अंदर बहुत सारे अरकान भी ऐसे हैं, सियासतदान भी ऐसे हैं जिनकी आवाज़ इसमें हमें शामिल होती दिखाई दे रही है। कौन लोग हैं, क्या कह रहे हैं, ये हम यकीनन आज डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन इसके ये आवाज़ बुलंद होने से कहीं इसकी सुनवाई भी होगी, इसका भी आज हम प्रोग्राम में ज़रूर तस्करा करेंगे। फिर जी हम जानते हैं कि आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होना था। वो मुज़ाकराती कमेटी जो कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन पीटीआई ने चूँकि पहले कह दिया था कि जी बानी ने हुक्म फरमा दिया है, सादर कर दिया है कि जी ये जो मुज़ाकरात हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, तो हम इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और आज जब शिरकत नहीं हुई तो ज़ाहिर है कि इजलास तो ख़त्म होना ही था, बेनतीजा ही होना था। लेकिन साथ ही साथ कमेटी जो है उसके हवाले से कुछ शुबहात आ रहे थे कि शायद इसको भी डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, लेकिन उसको जी बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। इरफान सिद्दीकी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने आज इस बारे में क्या कहा है वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। और आगे चल के प्रोग्राम के आखिर में हम बात कर रहे होंगे गंडापुर साहब की, अली अमीन साहब की, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि जब उन्हें सूबाई सदारत से हटाया गया है उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जैसे कल भी हम प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे थे कि जितने लोगों को केपी से वो निकाल कर लाए हैं बानी के जेल के अंदर होने के बावजूद, उनके जो हामी हैं पार्टी के अंदर बहुत सारे, वो ये दावा करते दिखाई देते हैं कि ऐसा अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। तो क्या आगे हम सिचुएशन जो है वो कुछ ख़राब होती हुई देख रहे होंगे पीटीआई को लेकर, अगर इन्हें हटाया जाता है, ख़ास तौर पर वज़ारत आला से भी, जो कि अभी चमगोइयाँ कहीं ना कहीं सुनाई दे रही हैं। अच्छा जी, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस किससे कर रहे होंगे? हम डिस्कस कर रहे होंगे ये सारी टॉपिक्स काशिफ रफ़ीक साहब से। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब से, जो कि इस वक्त वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब हमारे साथ हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़मीर हैदर साहब, हमारी ख़ास दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया, वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। तो ज़मीर साहब क्यों ना ऐसा करें कि आज चूँकि आप आए हैं तो इस मौके से हम फ़ायदा उठाते हुए आप ही से पहला सवाल कर लें। पहले तो सर ये पैका एक्ट के बारे में मुझे बता दीजिएगा, कहा यह जा रहा है अब पीटीआई अरकान की जानिब से, खासतौर पर शिबली फराज साहब ने कहा है कि भाई इसमें कुछ तो ऐसा है जो सहाफ़ी एहतजाज करें, तो आप सहाफ़ियों की सुन क्यों नहीं लेते? तो ज़मीर साहब आप हमें, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि इसमें ऐसा है क्या जिस पर इतना एहतजाज हो रहा है, इतना वावीला हो रहा है? सर देखिए, ये पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2025, इसमें जो जिस तरह ये आया तरमीमी बिल, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें बताई गई वो ये कही गई कि जनाब ये वर्किंग जर्नलिस्ट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जी। तो अब फिर तो हमें आराम से बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि उनका जोर तो ये है कि जी ये जो सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा नाजायज़ किस्म की गुफ्तगू करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियोस बनाते हैं, ये बेसिकली उनके ऊपर है। ठीक है। तो फिर अगर सहाफ़ी शोर मचा रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से आप एक आज़ादाना आवाज़ पर पाबंदी लगा रहे हैं। सही। पैमरा ऑलरेडी है, फिर साइबर क्राइम एक्ट भी है, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिनसे आप सबको रोका जा सकता था, चेक किया जा सकता था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें जो हुकूमत कर सकती थी वो ये कर सकती थी कि जो फॉर्मल मीडिया है, जिस तरह न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स, इनको एक्सक्लूड कर देती टोटली, बिल्कुल, और इनका जो सोशल मीडिया पे आता है उस पर ये बता देते कि जनाब अगर उसके ऊपर, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आसमा इकबाल के प्रोग्राम में बात हुई और जो जब वो सोशल मीडिया पे डाली गई या यूट्यूब पे आई तो उसके ऊपर जो पंच लाइंस होती हैं वो ऐसी सेंसेशनलाइज कर दी गई कि वो एक गलत इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता। तो उसकी एहतियात के लिए हुकूमत बता देती कि जनाब पैमरा ये बता दे कि जनाब आपने मनोवन वही कंटेंट जो है जो आपका फॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे चलेगा वही आपका सोशल मीडिया पे चलेगा, तो इसमें मामला खत्म हो जाता। ठीक हो गया। हमारी मुलाकात भी हुई इसमें अता तारड़ साहब से, और उनको भी हमने कहा कि ये एक तरह से डबल जेपर्डी है सहाफियों के लिए कि अगर आपका एक तो पैमरा के तहत आप हमें जो है नोटिस कर देते हैं कि जनाब आपने ये क्या बात कर दी, अब उसके ऊपर अब क्रिमिनल एक्ट ये आ गया है कि जनाब आपका अगर कंटेंट ये वाला वही जो पैमरा ने हमें नोटिस किया है वो अगर सोशल मीडिया पे जाता है तो उसके तहत आप हमें
दस्ती पकड़कर अंदर 3 साल के लिए और जुर्माना और सब कुछ कर देंगे। अब बात यह है कि आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे जो कि शायद मुझे, आपको, यहाँ मेरे सारे जो साथी हैं इनको काबिल कबूल नहीं है, और ओवरऑल सोसाइटी में भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। तो आप उनको वाज़े तौर पर एड्रेस करें और सेपरेट करें, वर्किंग जर्नलिस्ट को इसमें से निकालें। क्योंकि ऑलरेडी ऐसी कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत आप हमें पहले से ही वार्न भी कर देते हैं, और उसके बाद अगर उस पर कुछ हो जाता है तो नोटिसेस। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अदालतें मौजूद हैं जहां पे हद तक के इज्जत के केसेस भी जाते हैं। अगर मैं बैठकर अपने प्रोग्राम में या कहीं पर अगर किसी की इज्जत के हवाले से कोई ऐसी बात करता हूं तो उसके पास एक फोरम मौजूद है कि वो मेरे खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दर्ज कर दे और मैं उसको कंटेस्ट करूं। और इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं पहले से कि जहां पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जर्नलिस्ट ने केस जीते भी हैं और हारे भी हैं। सही हो गया। प्रॉब्लम ये है ना ज़मीर साहब कि जितना आसान करके आपने ये बतलाया है, एंड आई नो, मैंने उस मीटिंग के जो भी मिनट्स थे और जो भी आपकी गुफ्तगू हुई है तारड़ साहब से वो भी देखा सुना भी, उसमें भी आपने इसी तरह से एक्सप्लेन किया। तो मेरे ख्याल में अब ये जो आपकी गुफ्तगू से एक सवाल उठता है, वो सवाल लेकर हम शहजाद फारूकी साहब की तरफ चले जाते हैं। शहजाद फारूकी साहब, आप मुझे बता दीजिए कि जब ये चीज़ें इतनी सादा हैं, जितनी सादगी से, जितनी आम फहम कर दिया उसको ज़मीर साहब ने हमारे लिए, तो ये चीज़ें हुकूमत को क्यों समझ में नहीं आई? ये एक्ट बनाने वालों को, तरमीम करने वालों को क्यों समझ में नहीं आई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। ये जो अभी आपने मेरे ज़मीर की आवाज़ सुनी, तो उसके बाद आपको ये लगता है कि हुकूमत जो है वो इतनी सादा लो है, मासूम है, वो रोटी को चोची कहती है, उसको पता नहीं है कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। हुकूमत को तो बिल्कुल पता है, जो असल हुकूमत है और जिनका ये पर्पज़ है ये बिका लाना, उनको सब पता है। हमारे असेंबली मेंबरान का थोड़ा सा मसला ये है कि वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कानून साजी जैसे फजूल काम पे, इतना ज़्यादा कोई उनका वो फोकस नहीं होता। ज़ाहिर है आपने आना जाना होता है अपने हलकों में, वहाँ पे शादियाँ अटेंड करनी होती हैं, वलीमे खाने होते हैं, फिर वो दुआएं खैर कहने जाना होता है, तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में कानून साजी के झंझट में कौन पड़े और कौन कानून साजी होती भी है, तो बिल्कुल मैं एग्जैक्टली यही कहने वाली थी, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, मराद बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में आप एक मतलब पेका एक्ट जैसी फजूल बात के ऊपर आप वावेला कर रहे हैं इतने दिनों से। मैंने कहा था ये पेका का टीका आपको लग के रहेगा, इसके सिवा अब चारा नहीं है। ठीक है, आपको ये समझना है कि इस वक्त जुबान बंदी मकसूद है। वो कमर जलालवी ने क्या खूब कहा था कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। तो अब ये बस्ती में गिरेबानों के ढेर लगेंगे और उसके बाद आपको समझ आएगी ये मासूमियत नहीं है, ये सोचा समझा एक्ट है। आपके ख्याल में ये जो एक्ट पास करने का मकसद, और इतनी अफरा तफरी में आपने 26वीं आईनी तरमीम में भी देखा कि इसी तरह से फटाफट पकड़ लो कहीं बस निकल ना जाए वाली कैफियत थी। तो आपको क्या लगता है? और वैसे ये जो अभी ज़मीर बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बताया। ये देखिए कि अभी आपके टीवी चैनल्स को पैमरा की तरफ से नोटिस जा रहे हैं। ये मैं को हफ्ता 10 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं चेयरमैन पैमरा से मेरी मुलाकात थी एक, तो उसमें बात हो रही थी, तो मैंने कहा वो ये फला टीवी चैनल्स के लोग क्यों आए हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो हमने उनको नोटिस किया है। मैंने कहा किस चीज पे नोटिस किया है? उन्होंने कहा जी कि वो नोटिस इस हवाले से है कि ये जो सोशल मीडिया पे जब प्रोग्रामों को क्लिप जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ, तो मैंने कहा आपका ये ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? उन्होंने मुझे कहा कि ये एक जनरल इसमें प्रोविजन है पैमरा एक्ट में, तो हम इसके तहत पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पे भी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पैमरा हमें सोशल मीडिया पे पूछ सकता है, एक बात। दूसरी बात, डेफर्मेशन के लॉज मौजूद हैं, आपको अदालतों में खींचा जा सकता है। FIA आपको पकड़ के ले जाती रही है। अभी हाल ही में आपने कितने साथियों को देखा, फिर आपको बर्फ ले जाने के केस में मतीउल्लाह जान को उन्होंने लेके गए। तो ऐसे केसेस भी आपके ऊपर बनते रहते हैं। ये अब जरा थोड़ा सा ये कानून जो है वो इसलिए लाया गया कि आपको एग्जैक्टली बताया जा सके, कि आपको पता ना चले कि आपको किस लिए पकड़ा है, लेकिन आपको हमने पकड़ लिया और आपको बोलने नहीं देंगे। तो ये बुनियादी, और जब जिसका दिल करे जिसको चाहे वो पकड़ ले, और उसको पता हो ना हो जिसने पकड़ा है, उसको पता ना चले जिसको पकड़ा गया। फेक न्यूज का तयन भी उन्होंने खुद ही करना है कि न्यूज उसकी तशरीह भी नहीं की गई ना काशिफ साहब।
کاشف صاحب آپ تو صحافیوں کی آواز میں ایک جاندار آواز ہیں، پریس کلب لے لیں، جس طرح سے مظاہرے ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیوں نہیں سنا گیا سر صحافیوں کو، اور آپ جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں سر ہماری سنی گئی؟ دیکھیں اسما، ایک بات تو میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ ایک سوچ تھی جو نون لیگ کی حکومت میں شروع ہوئی اور نون لیگ کی حکومت میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں، پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب تھے، پھر اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ تھی اور اب عطا طاہر صاحب تھی۔ پر یہ تو معاملہ پیکا کو ہونا تھا، با الفاظ فاروقی صاحب پیکا کا ٹیکا جو تھا نا وہ صحافیوں کو لگنا تھا۔ اب اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نون لیگ نے جناب حکومت نے بل لے کے آئی اور ہر چیز اگر پیپلز پارٹی گئے ہم آزادی اظہار کے بڑے چیمپئن ہیں، ہم نے ٹویٹر پہ پابندی کو بڑا کنٹیسٹ کیا بلاول بھٹو صاحب نے، تو یہ بھی خام خیالی ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے حق میں ہے کہ پیکا کی جناب بڑا ظلم ہو گیا اور ہم سڑکوں پہ ساتھ نکلیں گے، تو یہ بھی خام خیالی ہے۔ واک آؤٹ تو کیا نا انہوں نے؟ دیکھیں میری بات سنیں، واک آؤٹ آج کیا، واک آؤٹ کرنے کا سیدھا فارمولہ ہوتا ہے ہم واک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں، آپ پیچھے سے بل پاس کروا رہے ہیں۔ یہ کل پی ٹی آئی کے لوگ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں کیوں نہیں آئے؟ کون چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ ہے؟ وہ ہے فیصل سلیم الرحمان، تعلق پی ٹی آئی سے۔ صحافیوں نے کہا، ہمارے سیکٹری آر آئی یو جے نے کہا، آصف بشیر چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا سر یہ ہم لیٹر دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم شک وار اس پہ اعتراض رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ صحافیوں کے بابا چیمپئن عرفان صدیقی صاحب بولے حکومت کا بل ہے، میں اس پہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے کامران مرزا کے جنہوں نے بانگ دول اختلاف کیا، یہ چاہتی ہیں کہ صحافیوں کی آواز بند ہو۔ ان کو آزاد میڈیا سوٹ ہی نہیں کرتا۔ آزاد میڈیا صرف تحریک انصاف کو آج سوٹ کیوں کر رہا ہے؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپوزیشن ہے، ایک تحریک بنے گی، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن میں اضافہ ہوگا۔ یہ کل تحریک انصاف حکومت میں آیا وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، پی ایم ڈی اے کی اتھارٹی بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ پریس گیلریاں بند کی گئیں، واک آؤٹ کے اوپر صحافی مرتے رہے، باہر احتجاج کراتے رہے صحافیوں کو۔ چلیں ابھی مورد الزام ٹھہرانے کا وقت تو نہیں ہے نا، اب تو کوئی جس کا سب بات کیجئے نا، آپ نے کہا غلط ٹیکا لگ گیا ہے تو کوئی نہ کوئی میڈیسن تو ہوتی ہوگی نا جو اس سے آپ کو نکالتی ہوگی باہر۔ بات الزام کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم عوام کو یہ بتائیں کہ یہ جو کر رہے ہیں سارے سیاستدان، یہ کوئی خوشی سے نہیں کر رہے، یہ ایک دوسرے کے بغض میں کر رہے ہیں۔ اصل میں تو جو رگڑا لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے صحافیوں کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بولے بھی نہ، وہ بولیں جو ہمارے کانوں کو اچھا لگے، وہ بولیں جو ہم کہیں، آپ تنقید نہ کریں، اور تنقید کسی کو بھی برداشت نہیں ہے۔ اب صحافی کیا کرے؟ صحافی کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، وہ احتجاج کر سکتا ہے۔ وہ ہم نے شروع کر دی تحریک، پورے پاکستان میں تحریک شروع ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہیں، واک آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے ڈومینز میں رہ کے کر سکتے ہیں، کل اس کو ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے، چیزیں کریں گے، لیکن تاریخ اس بات کے اوپر گواہ رہے گی کہ یہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم نے سپورٹ دی ہوئی ہے، ہم اتحادی نہیں ہیں نون لیگ کے، یہ بالکل قانون سازیوں میں اتحادی ہیں۔ کل یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جناب اس کے خلاف ہیں۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں نے، کسی نے کہا میں واک آؤٹ کر جاؤں گا، کسی نے کہا ہمارے 8 بندے آئیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں، تو پھر نوشاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب سب ملے ہوئے ہیں، سیاستدان جب ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے، ترامیم کرنی ہے، وہ ملے ہوئے ہیں، تو پھر صحافی اگر مل بھی جائیں ان کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر پائیں گے نوشاد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر کچھ نہیں بھی کر پائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے یاد ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، یہ پیکا کو کالا قانون انہوں نے قرار دیا تھا۔ مجھے وہ الفاظ یاد ہے، آج میں ابھی جب میں یہ لاہور پریس کلب کے باہر جو مظاہرہ ہو رہا تھا وہاں پر جب ہم موجود تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، بچر صاحب نے یہ تقریر سنوائی ہے، شہباز شریف صاحب کے الفاظ سنوائے ہیں۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ یہ جو اس طرح کے قوانین کیوں لائے جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، حکومتیں ایسی حکومتیں کیوں چاہتی ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو کاشف بتانے کی آپ کو کوشش کر رہے تھے وہ دراصل یہی ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں چاہے حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، یہ مختلف ادوار کے اندر جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ جو کردار ادا کرتی ہیں وہ وہی ہے جو آج پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور جب حکومت میں ہوتی ہیں تو یہ وہی کردار ادا کرتی ہیں جو نون لیگ کر رہی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی جماعت ہو۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کبھی بھی کس کی طرف دیکھیں؟ کورٹس کی طرف؟
देखिए मैं वो भी बताता हूं आपको। देखिए ये जितने कवानीन आए हैं, पैमरा हो, इससे पहले हमारे यहाँ ये प्रिंट मीडिया के लिए दर्जनों कवानीन मौजूद हैं, पता नहीं कितने कितने कवानीन बनाते रहे हैं जिनके खिलाफ हम रेजिस्टेंस करते रहे। ये सब सियासतदानों ने बनाए हैं, ये हुकूमतों ने बनाए हैं, डिक्टेटर्स ने बनाए हैं। इनके बनाने से फर्क नहीं पड़ा। हमारी आवाज जो है वो हर सूरत में बुलंद रहेगी, क्योंकि हमारा काम ही ये है, मेरा प्रोफेशन ही ये है कि मैंने जो है ना वो इनके खिलाफ बात करनी है, सच को सामने लाना है। मेरे आप 7 साल तो सर इसी आवाज को दबाने के लिए तो किया जा रहा है, फिर कैसे बुलंद रहेगी सर आवाज? पकड़ के कोई जेल में डाल देगा किसी सहाफी को तो कैसे बुलंद रहेगी उसकी आवाज? ऊपर से उसको जुर्माना भी कर देगा, 3 साल के लिए वो अंदर बंद हो जाएगा। कैसे सर, कहाँ बुलंद होगी फिर? जेल के अंदर बुलंद होगी सर। जब एक को बंद करेंगे तो 2 आवाजें और सामने आएंगी, क्योंकि ये इतने सहाफी जरूर मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर कि इन सब की आवाजें शायद बंद नहीं की जा सकेंगी, जितनी चाहे कोशिश कर ले। मुझे अल्फाज याद रहते हैं हमेशा, मुशर्रफ ने जाते हुए कहा था मैं अपने पीछे एक वाइब्रेंट मीडिया छोड़े जा रहा हूं, मैं देखूंगा कैसे हुकूमत करता है कोई। बात यह है जो चीज समझने की है। देखिए आपको जमीर साहब ने और फारूकी साहब ने भी ये बात बताई कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि इनको ये बात समझ नहीं आती कि ऑलरेडी रेगुलेटेड मीडिया को नए कानून में शामिल करने का कोई जवाज नहीं है। आपको चाहिए ये था आप रेगुलेटेड मीडिया को उसकी रेगुलेशन के तहत या उन अथॉरिटीज के तहत रहने देते। आप कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया ने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। भाई पहले आप उससे तो निपट लें। आपको किसी टीवी चैनल का या किसी अखबार का जो ऑनलाइन मीडिया है या उसका सोशल मीडिया सेल है, उससे आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आनी चाहिए जितनी आपको उन लोगों से आनी चाहिए जो एक्चुअली फेक न्यूज। ठीक हो गया नौशाद साहब। प्रॉब्लम ये है कि ये सोच जो है ना, आमिराना सोच और ये बादशाहत का जो कॉन्सेप्ट है कि जी जमहूरी जो बात है, तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, कोई शख्स तनकीद करे तो उसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता। हालांकि हम सहाफी जो है वो तनकीद इसलिए करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त रहे। सहाफी का हमने कौन सा सर वो समझते हैं कि वो ऑलरेडी उनकी डायरेक्शन दुरुस्त है, किसी को उनको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, ब्रेक लेना है। ये बादशाह बनकर बैठ जाते हैं, ठीक हो गया। मिजाज और इत्तेफाक वही हो जाते हैं कि जी हमने जो है किसी की बात सुने बगैर करना है जो कुछ करना है। ठीक हो गया। शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्रेक से पहले? मेरे भाई नौशाद ने अभी कहा कि वो शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि ये काला कानून है, सबसे पहले उन्होंने कहा था। तो बुनियादी तौर पर हमारे सियासतदान जो हैं ये रंगरेज हुआ करते हैं। वक्त पड़ने पर ये कानून को काला रंग दे देते हैं, जब वक्त गुजर जाता है तो फिर रंग काट डाल के उसको चिटा कर लेते हैं, फिर वही कानून सफेद हो जाता है। वो नीला भी हो सकता है, वो पीला भी हो सकता है। तो इन बातों को दिल से लगाने का कोई मतलब नहीं। सियासतदानों की बातों का इतना कोई दिल पे ना लिया करें आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डीसी शहजाद साहब के इसी मशवरे के साथ जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो फिर आज जो पीटीआई को मुज़ाकराती कमेटी में आने की जो दावत दी गई थी, पीटीआई ने वो क्यों कबूल नहीं किया और अब आगे क्या होने जा रहा है इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। आज हुआ पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकराती कमेटी जो है उसका इजलास, लेकिन ज़ाहिर है कि सभी को पहले से मालूम था कि पीटीआई के लोग जो हैं इसमें शिरकत नहीं कर रहे होंगे। बानी ने मना कर दिया था कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता है, वो तो खैर उन्होंने 7 वर्किंग डेज जो है उनका टाइम दिया था, उसके अंदर वो नहीं बना, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जो कमेटी है, अच्छी बात यह है, खुशाइंद बात यह है कि जी इस कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया गया, ऐलान किया गया। ज़मीर साहब, जब हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन वाले संजीदा नहीं हैं, अपोजिशन ये कहती है कि जो हुकूमत ही संजीदा नहीं है, बानी खुद ये कह चुके हैं और तब कह चुके हैं जब पहली बैठक भी नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा कि इनके अतवार जो हैं वो बताते हैं कि जी संजीदगी नहीं है उस तरफ से। तो फिर अब ये कमेटी जो है इसको क्यों नहीं, फिर खत्म क्यों नहीं, तहलील क्यों नहीं कर दिया गया? सर कुछ उम्मीद रखें हम? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मुज़ाकरात ही नहीं करने तो ये कमेटी किस लिए? अब ये कमेटी कहीं और मुज़ाकरात करेगी, इसलिए इस कमेटी को तहलील नहीं किया गया। ये कमेटी सहाफियों से मुज़ाकरात करेगी, इसलिए इसको तहलील नहीं किया गया। भाई अगर आपने हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई थी तो तहलील करें ना करें, खैर बायज़ ये कोई इतनी रेलेवेंट बात है नहीं कि जी कमेटी है कमेटी नहीं है। बात ये है कि इनको इज़हार तो हो रहा है ना ज़मीर साहब कि भाई हमने कमेटी नहीं तहलील की, वी आर सीरियस, हम हैं संजीदा हैं इस पे। तो ये संजीदा नहीं है जो नहीं आए। आज अगर आप मुज़ाकरात में नहीं गए जहां पे इरफान सिद्दीकी बता चुके हुए थे कि हमने उनको बाकायदा रिटन रिप्लाई देना था अपने
इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद हमने उनको रिटन रिप्लाई देना था कि कमीशन का स्टेटस क्या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। कमीशन के स्टेटस के मुतालिक उनको बताना था पीटीआई की कमेटी को। अब अगर वो मुलाकात करने ही नहीं गए, मुज़ाकरात करने ही नहीं गए तो फिर उनके ऊपर तो अब कोई भार नहीं है ना। हो सकता है हुकूमत, क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील कह के गए थे कि इसी कमेटी की, जो हुकूमती कमेटी, इसकी एक सब कमेटी बनाई गई थी जो कि बाकायदा ये देख रही थी कि जुडिशल कमीशन की प्रोविजन है नहीं है, लीगल चीजें उसमें डिस्कस की जा रही थी और वो अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर की जा रही थी कि भाई अब आप बता दें। और मेरे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत सीनियर लीडर भी हैं और बड़े सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर ये बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी तो एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल, क्योंकि जो कमेटी की फाइंडिंग्स होंगी वो शायद पीटीआई को भी काबिल कबूल ना हो या जो भी होता। बात यह है कि एक एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल, हाँ 5-6 महीने जाया होने थे, लेकिन ये अब बात यह है कि दोनों की तरफ से अब पहला जब मुज़ाकरात का जब राउंड हुआ, पहली नशिस्त जब हुई तो उसके बाद बानी पीटीआई इमरान खान साहब फरमाते हैं कि भाई वो तुम लोग इतने अपोलोजेटिक क्यों हो, ये जरूरत उनकी है कि वो तुम लोगों से बात करें, तो तुम लोग अग्रेशन दिखाओ, तुम लोग अपना चढ़ के अपना मौकफ सामने रखो। ये खुशफहमी तो नहीं थी उनकी, अभी क्या साबित हुआ इतनी बैठकों के बाद? ये खुशफहमी अगर कहीं और से आ रही है कि जनाब बैकडोर चैनल, क्योंकि अभी भी पीटीआई कहती है कोई बैकडोर चैनल नहीं है, फिर हुकूमत कहती है कि जी कोई नहीं है, लेकिन अगर कमेटी मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं की तो वो किस चैनल के साथ, किसके साथ मुज़ाकरात करेगी, ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं ना कि पहुंच गए हैं वहां तक जहां ये पहुंचना चाहते थे, उनसे डायरेक्ट हो गए हैं। तो फिर देख लेना, फिर ये जो है, फिर ये सारा इन्होंने ड्रामा रखा हुआ था कि सियासी लोगों से। देखिए बात हम पहले रोज से ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने जो बैकडोर रखना है रखें, लेकिन ऑन टेबल आपको सियासी कुव्वतों को सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। तमाम मामला, ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के चंद सियासी लीडर्स की रिहाई का मामला नहीं है, ये 9 मई या 26 नवंबर का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का मामला है। आपको ये चाहिए था कि ठीक है वो जो आपके मुतालबात हैं वो वहीं पर हैं, जिसमें ये कहते थे कि 100% रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसके लिए आप बात करते, लड़ते रहते, आप कहते ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स के इशू पे बात करते रहते, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपका आइन आपको प्रोवाइड करता है, आप उसके लिए लड़ते रहते, बैठकर बात करते रहते। आपने बड़ा कन्वीनियंटली डिसाइड कर लिया कि जी क्योंकि अब आपने वो कमीशन नहीं बनाया तो हम नहीं बैठ रहे। जल्दी किस चीज की है फिर? क्यों इतनी जल्दी कर ली गई कि ओके फाइन अभी आप ये नहीं कर रहे तो हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे? तो वही ना, अब यही तो हमने देखना है कि फिर ये क्या करेंगे, क्योंकि अभी इनका फिर दोबारा जो प्लान है वो ये है कि जी एक ग्रैंड अलायंस ऑपोजिशन का इन्होंने बनाना है, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम पहले एक नेशनल एजेंडा तैयार करेंगे, तमाम मौलाना फजल रहमान साहब को भी लेकर साथ चलेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी मुशावरत, और कहा यह जा रहा है कि फरवरी में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें एक नेशनल एजेंडा तैयार किया जाएगा, वो हुकूमत के पास लेकर जाएंगे। अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर अब हमारे पास इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर हो जाएगी, ये पीटीआई के लोग कहते हैं कि मौलाना भी हमारे साथ होंगे फिर सड़कों पे, शायद खाकान अब्बासी जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ है वो भी हमारे साथ सड़कों पे होंगे, हम भी होंगे। और फिर उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि हम वुकला, क्योंकि वुकला के पास भी स्ट्रीट पावर है, हम उनको भी अपने साथ लेकर निकलेंगे। तो बात यह है कि अगर अल्टीमेटली आपने ये पहले से सोच रखा था कि फैसले जो हैं आपने स्ट्रीट पे करने हैं, तो फिर कमेटी बनाकर मुज़ाकरात, क्या अयाज सादिक साहब की रिक्वेस्ट पे आपने सिर्फ इतनी सी बात मान ली कि जी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये काशिफ साहब से पूछ लेते हैं ना। चलें, उधर भी मुज़ाकरात हो रहे थे, इधर आपने पहले तय कर लिया था कि बदनीयती है, कुछ कर नहीं सकती हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, ये तक तो कह दिया गया था। तो फिर काशिफ साहब क्यों ये सारा आवाम को दिखाने के लिए था, किसको दिखाने के लिए था सर? देखें, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं था तो फिर मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त क्यों की? क्यों जाकर स्पीकर को कहा कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप कमेटी बनाएं? उसके बाद स्पीकर ने गवर्नमेंट से बात की और फिर तमाम इत्तेहादियों की एक कमेटी बनी। ऐसा है, 8 जमातें मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी हैं और मसले को हल नहीं कर पा रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि या ये सियासतदान जो है वो शौरी तौर पे नाबलद है, तो या ये है कि इधर 8 वाले या उधर 8 वाले हो या 1 वाले हो, 9 की 9 जमातें बैठ गई ना, ये सियासी स्टेक होल्डर है ना, ये जमहूरी पहलवान है ना। हाँ जी। और सब यही बात कह रहे हैं कि जमहूरियत को होनी चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए। जी जी। तो उसके बाद फिर बैठ के टेबल पे बात नहीं कर सक रहे हैं, बैठ के रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, और फिर ये समझते हैं कि रास्ता कहीं और से निकलना चाहिए। तो ये दूसरी दफा तहरीक इंसाफ से मैं समझता हूँ
کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ایک دفعہ پہلے جس وقت اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے اسمبلی میں مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کا راستہ مت چھوڑیے. شاہ محمود قریشی صاحب پیٹتے رہ گئے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, اسمبلیوں سے مت نکلیں, راستہ مت چھوڑیے, راستہ مت چھوڑیے, نہیں مانے بات. اب پھر یہ معاملہ ہے. اچھا اب اس ڈیڈ لاک سے ہوگا کیا؟ اچھا ڈیڈ لاک کا بھی عجیب حسن ہے کہ ایک طرف آپ ڈیڈ لاک کرتے ہیں, آپ مذاکرات نہیں کرتے, ادھر سے آپ رات کے اندھیرے میں چھپ کے کہتے ہیں جی چیئرمین پی اے سی جنید اکبر کو متفقہ کر دیں. نون لیگ بھی مان جاتی ہے, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی. بھائی آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پھر اب آپ دیکھیے گا الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی, ان کو نئے الیکشن کمشنر کو لگانے کا ایک سیٹ پیٹرن ہے آئین میں, کیسے آپ آگے لے کے چلیں گے؟ جب تک نہیں چلیں گے یہی موصوف کام کریں گے, پھر آپ کو اعتراض شروع ہو جائے گا. جو بات ضمیر حیدر صاحب کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹیبل نہیں چھوڑنا, آپ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا بینیفٹ لیں, چیزیں لیں, راستہ نکالیں. آپ نے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے, بنائیے. یہی سارا پیٹرن تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی. عدم اعتماد سے پہلے اسی طرح سے پی ایم ڈی اے کی اتھارٹی بنانے کے لیے کوشش کی گئی, صحافیوں نے سڑکوں پہ آئے, تحریک شروع کی, پھر وکلا ساتھ آئے, پھر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنا, پھر چلتے 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 حالات اسے وہ خراب ہو گئے. جو بات ضمیر صاحب کر رہے ہیں قومی ایجنڈے کی, یہ قومی ایجنڈے کے اندر سے ہی قومی حکومت کا فارمولہ نکلنا ہے. اب آ کے وہ ان چیزوں کی طرف جانا شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے, انہوں نے دیکھ لیا مارے بھی کھا لی, گولیاں بھی کھا لی, گولیاں چل بھی گئی, کچھ حاصل نہیں ہوا. اب آپ نے اس کو پولیٹیکلی کرنا ہے, لیکن سمجھے ہوتے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا, نقصان ہوا, تو پھر آج یہ نہ کرتے. لیکن ایک چیز ان کو سوچنی چاہیے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل مت چھوڑیے, آپ بیٹھیے ان کے ساتھ. بھئی آپ نے جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہے اس میں سے راستہ نکالنا ہے نا. اویلیبل سرکمسٹانسز کیا ہے کہ آپ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں, آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیتے ہیں, آپ جا کے پیپلز پارٹی سے بات کریں, آئی جی ہم نمبر گیم کرتے ہیں, عدم اعتماد لے آتے ہیں. صحیح ہو گیا. اگر آپ انگیج پیپلز پارٹی کو نہیں کریں گے, جو آج کی ڈیٹ تک, جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آج کی ڈیٹ تک بلاول بھٹو صاحب اس خواہش میں ہے کہ شاید پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم حکومت کو ٹاپل کر دیں. آج کی ڈیٹ تک, تب بھی تھے جب یہ حکومت نہیں بنی. شہزاد صاحب تو پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے پھر نون لیگ کے ساتھ حکومت میں آ جائے. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گی. شہزاد صاحب یہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے تقریباً وہی باتیں ہیں جو بھی کاشف صاحب نے فرمائی ہیں کہ جی ان کا تو رویہ ہی نامناسب ہے. اب یہ بلیم گیم جو ہے یہی ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کچھ آگے ہوا نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز جو کہی گئی عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے کہ جی ہو سکتا ہے ہم جوڈیشل کمیشن پہ بات کر لیتے, ہو سکتا ہے ہم ان کا کوئی مطالبہ مان لیتے. تو یہ جو ہو سکتا ہے اس کے لیے انتظار کیوں نہیں کیا گیا, اتنی اتاولی کیوں ہوئی شہزاد صاحب پی ٹی آئی؟ اچھا دیکھیے, میں ایک بات پہ خوش ہوں کہ پچھلے 2.5-3 سال میں بتدریج انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ مواقع میسر آئے ہیں ہماری قوم کو. مطلب جہاں پہ سنجیدہ گفتگو ہوا کرتی ہے اور جہاں پہ ہم لوگوں کو اپنی طرف سے وہ رائے استوار کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں, لوگ اب ہماری باتوں کو اس طرح سے زیادہ کچھ سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ جس پیکا ایکٹ کے تحت حکومت نے تو لیا نا, اسی لیے تو ایکٹ میں ترمیم کی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا کے لوگوں کو بنیادی طور پہ اب باتوں کی بہت زیادہ سمجھ ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو کسی طرح سے بیوقوف بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جب بھی آٹا گوندے گی تو وہ ہلے گی, اور جب وہ ہلے گی تو کاشف رفیق صاحب کہیں گے کہ یہ ہلتی ہے, وہ اسی طرح حکومت کے لوگ بھی کہیں گے کہ وہ ہلتی ہے. اب مجبوری یہ ہے کہ ہلے بغیر آٹا نہیں گوندا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے, ایک چیز سمجھیں, اگر آپ عمران خان ہو اور آپ نے اتنے زیادہ بلنڈر کر دیے جتنے میرے باقی دوست کہہ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں پھر اس کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کو, یا اس کو کوئی اور سٹریٹجی اپنانی چاہیے. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار میں جو مرضی کر لوں, لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے پیچھے ہیں. یا تو بتائیں کہ پچھلے 3 سال میں آپ نے اس کا عوامی سطح پہ کتنا کو نقصان کر لیا. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. میں اور آپ اس کو بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں نے بہت پہلے آپ کے پروگرام میں ہی عرض کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی صرف وقت گزار رہی ہے, 20 جنوری کا انتظار کر رہی ہے. سر تو دوسری طرف شہزاد صاحب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ بھی کر لیں عوام انہی کے ساتھ ہیں, جہاں سمجھ آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ یہ جس دن یہ سمجھ آ جائے گی اس دن سنجیدہ ڈائلاگ شروع ہو جائے گا. اس دن آپ کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسائل کا حل جو ہے وہ عوام الناس کو, پبلک ایٹ لارج کو نظر انداز کر کے آپ کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی, یہ بانی پی ٹی آئی, یہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں, یہ کہیں اس پہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں, کوئی مصالحت ہو جاتی ہے, ان کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے یا ڈیل مل جاتی ہے, تو لوگوں کو کیا کریں گے آپ؟ آپ لوگوں کو ایک دفعہ اور مایوس کریں گے.
उसके बाद लोग आपको भी छोड़ देंगे, उन्होंने पहले 2 को छोड़ा, तीसरे को भी छोड़ देंगे, फिर वो किसी चौथे मसीहा की तलाश में निकल आएंगे, फिर हमारी मसीहा कहां से आना है? फिर एक नया 25 साल इमरान खान के साथ लग गए, 35 साल नवाज शरीफ साहब के साथ लग गए, 50 साल पीपल्स पार्टी के साथ लग गए, चौथा मसीहा कितने आना है भाईजान? बतौर कौम हमने दायरों का सफर शुरू कर रखा है, हम एक ही दायरे में घूम रहे हैं, खुदा का वास्ता है। कॉर्पोरेट कंपनीज है, ये बाहर निकलने नहीं देती किसी को भाई, ये सियासी जमातें नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी से बाहर निकलने नहीं देती किसी को। ये कॉर्पोरेट नहीं है, मैंने भाई को पहले भी बताया था, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियां नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, ये कॉर्पोरेट भी नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां अपने खानदान से बाहर नहीं देखती, ये सिर्फ अपने बेटे को, अपने दामाद को, अपनी बेटी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करती है, कोई मैटर नहीं करते हैं। इतने कोई 75-77 साल कौमों की तारीख में मैटर नहीं करते हैं, तो ये तो ठीक है। जमीर सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ, ये आर्गुमेंट बहुत सुना हुआ है। नहीं, लेकिन जिंदगी में मेरी बात बताइए, मेरी बात सुन ले, खड़ा है मेरी बात सुन ले, शहजाद साहब पहले बात सुन लेना, फिर आपकी तरफ आता हूं मैं वापस। जमीर साहब जो कह रहे हैं वो सुन लें, असल में जमीर साहब ये वीडियो लिंक पर है ना, एरिया है, ये छोटा सा अरसा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता था। चाइना ने क्या किया है, शहजाद साहब इसराइल ने क्या करके दिखाया है, हमें शर्म ही नहीं आती, हम अपनी अफीम खा के बैठे हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जमीर साहब आप बोलिए, वो वीडियो लिंक पे देखिए शहजाद, आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैंने जब कहा ना कि इतने साल मैटर नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे बिल्कुल अफीम खा के सो जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लिखी पड़ी बात है कि मैटर नहीं करते, कौमों को बनने में टाइम लगता है, एक चीज इतना मार्जिन तो दें, लेकिन हाँ यहां पे हटदर्मी ज्यादा है, यहां पे आवाजों पे पाबंदियां ज्यादा लगती रही हैं। हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से हम आज तक बेहतर नहीं हो सके, वो आपको भी मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका भारत के साथ मामला अगर इस तरह के ना होते और आपके पहले रोज से जब आप आजाद हुए थे तो कंफर्टेबल होते, तो शायद आप 77 साल में आज आप चाइना से भी आगे बैठे होते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम लोग डिसएडवांटेज में रहे हैं, लेकिन मुफादात की वजह से, खास मतलब लोगों के लिए, जो आपने कहा कि इनकॉर्पोरेट प्राइवेट इनकॉर्पोरेट कंपनीज जो बनी हुई हैं, ये इसी वजह से बनी हुई है ना, क्योंकि आप बोलने नहीं देंगे, आप हमें आवाज अपनी बुलंद नहीं करने देंगे कि शायद उसमें से कोई बेहतरी निकल आए। जब नहीं निकलेगी आवाज, बेहतरी नहीं आएगी, तो फिर 77 साल के अगले 77 साल की बात। अभी नौशाद साहब सोच रहे हैं कि आप लोग भी उनको उनकी आवाज बुलंद नहीं करने दे रहे, तो मेरे ख्याल में वो कर ले आवाज बुलंद। अच्छा सॉरी, ना अभी क्योंकि मुझे ब्रेक लेना होता है, उससे पहले मैं चाह रही हूं नौशाद साहब मैं आपकी तरफ आऊं। नौशाद साहब बाकी चीजें अपनी जगह प्लीज उनको भी जरूर डिस्कस कीजिएगा, जो कमेटी नहीं है वो खत्म की गई, लेकिन ये जो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की हम बहुत ज्यादा बात सुन रहे हैं, फजलुर रहमान साहब को भी दरखास्त कर दी गई है कि जी आप भी शामिल हों, बाकी लोग भी सोच रहे हैं शामिल होने का। आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा कहीं ना कहीं ये जो हरबा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने शायद हम इस पर डिस्कशन करते रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो ग्रीवियंस है वो केपीके में पीटीआई के अगेंस्ट है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो ऐसे एजेंडा पर उनके साथ खड़े हों जो उनके इस मौकफ को पीछे करता हो। हाँ, ये मफाद अब प्रॉब्लम ये है, जो जमीर जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। असल मसला ये है कि ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं सानवी हैसियत के जो मामलात है, मसाइल है, उन पे ये मुज़ाकरात की बात होती है, उन पे डिबेट्स होती हैं। कोई ये करने को तैयार नहीं है कि हम हर इलेक्शन के बाद इस मुल्क के अंदर इल्जामात लगते हैं कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन कोई भी सियासी जमात उन इलेक्शन रिफॉर्म्स को करने को तैयार नहीं है, जिसका अपोजिशन में तो उन्हें याद रहता है ये इलेक्शन रिफॉर्म, लेकिन हुकूमत में आते ही भूल जाते हैं। अब मसला सिर्फ क्या है, मसला ये है, आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहली बात मेरी नजर में 7 दिन की डेडलाइन दी नहीं जानी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि पीटीआई को अपने मौकफ से हटना नहीं चाहिए था, मैं इसमें भी एग्री करता हूं जी, लेकिन हुकूमत को किसने रोका है कि वो जो भी उनके दिमाग में था उसको आज उन्होंने क्यों नहीं लोगों के सामने, अवाम के सामने रखना, जो इतनी देर उन्होंने मेहनत की, ये सब कमेटी और इन्होंने मिलकर जो काम किया था। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं भी शामिल हुई थी, फर्ज कीजिए आज कमेटी उसके अंदर, तो उनको चाहिए था वो अवाम के सामने रख देते, जी हमने ये फैसला किया है कि आप पार्लिमानी कमीशन बना लें। एक सेकंड के लिए अगर आप रुकें नौशाद साहब, अगर आप बुरा ना बनाएं, काशिफ साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हुजूर, मैं तो ये कहता हूं कि जिस दिन पहली नशिस्त मुज़ाकरात की हुई थी, सबसे पहले ये फैसला होना चाहिए था दोनों अतराफ से कि इन मुज़ाकरात को लेके या अदरवाइज भी एक दूसरे के खिलाफ तल्ख जुमले नहीं बोले जाएंगे, गुफ्तगू नहीं की जाएगी। जब ये फैसला नहीं हो सका तो इसका मतलब ये है कि आप आगे चीजें चलाना ही नहीं चाहते थे। जी नौशाद साहब,
नहीं, तल्ख जुमले तो कहे गए ना, प्राइम मिनिस्टर को अर्दली कहा गया लेकिन उसमें कबूल भी कर लिया गया और फिर बात आगे फिर भी बढ़ती चली गई। कुछ बातें ख्वाजा आसिम ने भी की, उसके बावजूद ये बात हुई और ये बात तय हुई थी कि जो किसी किस्म की ये जो बैरूनी जो मामलात हैं उसका इन्फ्लुएंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, असल मसला क्या है, असल प्रॉब्लम ये है, बात मैंने आपको याद है, आपको कहा था कि ये ना हुकूमत संजीदा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है। उसकी वजह ये है कि इनकी नीयतें साफ नहीं है। जो हुकूमत थी वो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक जो है ना फैसिलिटेट कर दिया जाए कि ये सड़कों नहीं तो चले पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं संजीदा है ना, जहां वो संजीदा होना चाहती है वहां उसे संजीदा होने दिया जाए, मौका दिया जाए तो शायद रिजल्ट आ जाए कुछ होने का। मैं तो उस संजीदगी के हक में ही नहीं हूं। मैं तो हमेशा से हम जो ये जिस जमहूरी रवैये की बात कर रहे हैं वहां तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप किसी जमहूरी मुल्क के अंदर कहें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, सारे आपको लान तान शुरू कर देंगे कि ये भाई कहां से आ गया, ये कौन सा डेमोक्रेट है, ये कौन सा सियासतदान है जो सर यहाँ तो थोड़ा सा उलट है ना। जब पीटीआई कह रही थी कि उधर मुज़ाकरात करेंगे तब अवाम में उनकी बल्ले बल्ले हो रही थी, लेकिन जो ही पीटीआई ने कहा कि ठीक है जी हम हुकूमत से वो कर लेते हैं तो फिर सबने कहना शुरू कर दिया, तो जो घुटने टेक दिए और बानी को इन चोरों से बकौल उनके जो लफ्ज उनके इस्तेमाल करते नहीं करने चाहिए मुज़ाकरात। इससे क्या फर्क पड़ता है आसमा? सियासतदान जो है या सियासी जमातें इस चीज पे थोड़ी बैठी हैं कि कोई अवाम क्या कहेगी या क्या नहीं करेगी। ये तो लीडर्स कहते हैं अपने आप को, ये तो रहनुमाई करनी है इन्होंने कौम की क्या रहनुमाई करनी है जो मेरे और आपके पीछे लग जाएंगे। ये जो अभी फारूकी साहब फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी बात फरमा रहे थे कि उसकी अवाम में पजीरा है। भाई ये मकबूलियत जो है, ये तहरीक अदम एतमाद आने से पहले हमने जब इनकी हुकूमत मौजूद थी तो हमने देखी है। मैं खुद उन लोगों को, उन पीटीआई के दोस्तों को जानता हूं जो मेरे से आकर मिल रहे थे कि ठीक हो गया नौशाद साहब, ब्रेक लेना है से करा दें। तो ये मकबूलियत जो है ना, ये रेलेवेंट टर्म होती है, इसको बदलते हुए देर नहीं लगती। असल ऐसा ही हमने होते हुए देखा है सर जी, केपी में हमने होते हुए देखा है और अगले सेगमेंट में सर मुझे उसी को डिस्कस करना है। तो कुछ होगा नौशाद साहब ये जो मकबूलियत है ना, इसको ढेर होते हुए वक्त नहीं लगता है, ऐसे कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है केपी के अंदर। लेकिन एक शख्सियत जो वहाँ पर काफ़ी जिसको कहा जा सकता है कि असर रसूख भी रखती है, लोगों के अंदर भी उनकी बात जो है असर करती है और लोग उनके कहने पे बाहर निकल भी आते हैं। मैं बात कर रही हूँ गंडापुर साहब की, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। गंडापुर साहब के हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं कि उन्हें सूबाई सदारत से हटाने का जब मामला हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी इससे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि वो इससे वाक़तन कमज़ोर होंगे। यही सवाल जो है काशिफ रफ़ीक साहब पहले मैं आपके सामने रखूँगी, फिर बाकी लोगों से भी इस पर बात करते हैं, बाकी हमारे पैनलिस्ट से। देखें, कल के प्रोग्राम में नौशाद साहब ने एक बात की थी कि गंडापुर साहब से के हाथ से शायद वज़ारत आला जा सकती है। मैंने फिर उसको थोड़ा सा प्रोब किया तो असल में जो जुनैद अकबर साहब हैं, ये बेसिकली आतिफ खान ग्रुप के साथ इनका अलाइनमेंट है और आतिफ खान ग्रुप को ग्रेजुअली बानी और बीबी जो हैं वो आगे लेके आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि एक स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के बाबर सलीम साहब, जब ये बीबी यहाँ से गई थी तो फिर मानसेरा रही थी तो उन्हीं के पास रही थी, और बाबर सलीम और शकील खान जिनको इन्होंने हटाया था इन एफिशिएंसी और करप्शन का नाम लगा के, ये आपस में बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है और उन्हीं के साथ आतिफ खान साहब और तरकई साहब जो है वो आपस में अलाइनमेंट में है। सो अब जो अगला मरला है कि सूबाई सदारत चली गई। दूसरा जो गंडापुर साहब को नुकसान हुआ कि शेख वकास अकरम की लॉबिंग और उनके सिफारशी, गंडापुर साहब खुद थे चेयरमैन पीएसी के लिए, जो उनको नहीं मिली वो जुनैद अकबर साहब को मिल गई, तो आतिफ खान साहब के ग्रुप के पास दो चीज़ें आ गई। तीसरा जो मामला है वो ये है कि वजारत आला करप्शन का मामला है, इनएफिशिएंसी का मामला है, मिसट्रस्ट का मामला, ये तीन चीज़ें हैं। इसको लेके वजारत आला की तब्दीली की कोशिश हो रही है। उसमें भी नाम चल रहा है कि शायद जो स्पीकर है बाबर सलीम साहब उनको या शकील साहब को वजारत आला दे दी जाए, जबकि मुराद सईद साहब जिनको आज की डेट तक जो अली अमीन गंडापुर साहब को बैक कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि सोहेल अफरीदी साहब हैं को खैबर एजेंसी से, वो भी मुराद सईद साहब के बड़े करीबी हैं कि यार अगर रिप्लेस ही करना है तो उनको कर दे। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बानी और बीबी ये तय कर चुके हैं कि जो ऐसे लोग जो पॉलिटिकल चीज़ों में हैं, जो धीमे मिजाज के हैं, जो गुफ्तगू को आगे लेके जा सकते हैं, एफिशिएंसी को आगे लेके जा सकते हैं और वो गंडासे वाली बढ़ के और ये चीज़ें ना हो, तो वो आतिफ खान ग्रुप को जो है ना वो ग्रेजुअली आगे लेके आएंगे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, गंडासे ने काम नहीं किया तो अब सोचा जा रहा है कि जी लहजे में थोड़ी, रवैये में थोड़ी नरमी लाई जाए। हाँ, मतलब मुझे जो समझ आई है वो ये है कि गंडासे के आगे कशकोल लगा के अल्लाह दे नाते पा दे खैर। तो अब गंडासे से भीख मांगने का अगर पीटीआई करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये जो हम लोग बाज़ दफा बहुत ज्यादा वो खुश उम्मीदी का शिकार हो जाते हैं, कमेटी बन गई है, कमेटी टूट गई है, कमेटी खत्म क्यों नहीं की,
तो यार ये हमारे मुल्क में जो कमेटियां हैं, ये बिल्कुल वही कमेटियां हैं जो पुराने जमाने में औरतें नहीं डाला करती थी महल्ले में, और फिर पहली कमेटी लेके भाग जाती थी और उसके बाद सारे लोग उसको ढूंढते रहते थे। ये हमारी कौम ने 1947 में कमेटी डाली थी, और हमारी कमेटी कभी तोड़ चढ़ती ही नहीं है, ना हमारी कभी कमेटी निकलती है। ये कभी पिंडी वालों की निकल आती है, कभी लाहौर वालों की निकल आती है, कभी लाड़काना वालों की निकल आती है। कमेटी अभी कौन लेके भागे? हुकूमत तो वही बैठी है, भागा तो फिर पीटीआई है। ऐसे में आपको लगता है कि पीटीआई वाले जो हैं वो हमारे लिए कोई खास चीज लेके आएंगे? मुझे कभी भी उनसे कोई खास उम्मीद रही नहीं। उसकी वजह ये है कि जो हमारा सोशल और जो हमारा ये जो सियासत का फाइबर है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इन सारी सियासी जमातों के अंदर। 19-20 के फर्क के साथ एक जैसे लोग हैं। तो अब अगर आप गंडापुर को हटा के किसी संडापुर को ले आएंगे तो उससे अभी फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो जो डेरा इस्माइल खान वाला एक फैक्टर है बीच में, उसको किसी हद तक एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह के हुक्म से इन सारी सियासी जमातों के सियासी कायदीन से सबसे ज्यादा ज़हीन और वो क्या कहते हैं सियासतदान है, और उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि किस मौके को किस तरह से इस्तेमाल करना है। सियासतदान का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज़मीर साहब इससे एग्री करते हैं? आसमा एक आखिरी फिक्रा कह दूं कि ये हमारी सारी सियासत का जो जोर है वो मरकज़ो महवर है कि हमने ये कोशिश करनी है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो जाए। हमने उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट की मज़ामत करनी है जब तक हम एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में नहीं आते। उसके बाद बाकी सारे जाए जहन्नम में, कौम भी जाए जहन्नम में। हम अब अपनी जगह पे पहुंच गए, खत्म कहानी। ठीक है ज़मीर साहब। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो चलता रहेगा, इन हाउस चेंज होती है नहीं होती है, लेकिन केपीके के अवाम जो है वो हमारे भाई हैं। उनकी बेहतरी के लिए कुछ जो भी होना चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी गवर्नेंस के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये एक रियलाइजेशन ये भी है। लेकिन दूसरा जो काशिफ साहब ने बातें बताई हैं, इससे तो लगता है इंटरेस्ट ग्रुप एक और डेवलप हो रहा है, और वही मार पीट, खाना पीना, और उसके बाद अगर समझते हैं कि धीमे अंदाज में बातचीत को आगे बढ़ा सकें, आई डोंट नो, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन बेसिक जो आपको लगता है ज़मीर साहब नहीं जरूरत है अभी धीमे होने की? जो स्ट्रेटजी थी वो सही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं मालूम कि धीमे होंगे कि नहीं होंगे। मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई अगर जो भी चेंज लानी है, तब्दीली लानी है, वो केपीके के आवाम की बेहतरी के लिए लेके आए। वो हमारे भाई हैं। वहां पे अगर गुर्बत ज्यादा है, बेरोजगारी है, तालीम के मौके नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और बहुत से मसाइल हैं, आप उनको एड्रेस करें तो समझ में आती है बात। बाकी मुज़ाकरात ये सब कुछ तो चलते ही रहते हैं कि किससे किसने बात करनी है वो कर लेता है कि वो सख्त है यार, उसको पीछे डालो, इसको आगे कर दो, ये तो होता रहता है। लेकिन बात यह है कि गवर्नेंस के मैटर्स की तरफ अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करते हैं। असल मसाइल हैं उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, वक्त कम है, क्लोजिंग मुझे करनी है। सर, आप सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि बानी ने काफी खफगी का इजहार भी किया था गंडापुर साहब पर कि जी वहां पर क्या परफॉर्मेंस है आपकी केपी के अंदर? जी यकीनन ये सारा कुछ ऐसे ही है, और जो काशिफ ने जो नक्शा आपके सामने खींचा है जी, ये ऐसी ही बात, ऐसी ही इतलात मेरे पास भी थी जिसकी बुनियाद पर मैंने ये बात कही थी। असल मामला ये है जो ज़मीर बात कह रहे हैं ना कि बानी तहरीक इंसाफ को ये बताया गया है कि जनाब आप ये जो जितने भी आप एहतजाज कराने की बात कर रहे हैं या जो भी आप सिलसिला चला रहे हैं, ये जिस तरह से चल रहा है अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो आइंदा आपको केपीके में हुकूमत नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां के लोगों को जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। लोग वहां पर बैठकर अब मरियम नवाज की मिसालें देना शुरू हो गए हैं, वो उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, या पंजाब की मिसाल देना शुरू हो गए हैं, पहले भी देते थे, लेकिन अब ये आवाजें वहां पर जो है ना ताकतवर हो रही हैं। तो इन हालात के अंदर अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जब तक आप बतौर चीफ मिनिस्टर अपने सूबे को डिलीवर नहीं करेंगे तब तक आप फर्दर को इधर उधर जो भी आप परफॉर्मेंस देते हैं उसके कोई मायने ही नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुज़दार साहब जो है उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली इमरान खान साहब की जो बेड़ियों में जो वट्टे डले थे वो बेसिकली बुज़दार साहब की वजह से पड़े थे, और उसी की वजह से इमरान खान साहब को तहरीक उसकी तो वजह बता दिया ना पिछले दिनों, शहबाज गिल साहब ने बता दिया ना कि उनको ना हटाने की वजह क्या थी। अमली सॉरी नौशाद साहब, वक्त मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ रफीक साहब आपका शुक्रिया। शहजाद अनवर फारूकी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। और ज़मीर हैदर साहब आपका शुक्रिया, आज तो आप स्टूडियो में भी तशरीफ ले आए सर, हमारी रिक्वेस्ट पर बहुत शुक्रिया आने के लिए। और नाज़रीन आप भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल मिलते हैं दोबारा आपसे।